हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है वो क्लास 8th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है और साइंस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इसमें आपको 5 सैम्पल पेपर मिलेंगे और पांचों ही सैम्पल पेपर, आप ये केवल सैम्पल पेपर नहीं है, ये मानिए ये पास होने की गारंटी है। अगर आप 5 सिंपल पेपर अच्छे से कर लेते हो तो आप डेफ़िनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो अपने एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ये वीडियो इंग्लिश मीडियम में है। अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो आपको हिंदी मीडियम में वीडियो अलग से मिल जाएगी। एंड में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको हिंदी मीडियम में देख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपर और पैटर्न आपका सेम बिल्कुल यही रहने वाला है। टाइम आपका 2.5 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 रहेंगे। जनरल हिस्ट्री से पढ़ सकते हो बेटा। 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, ए बी सी। ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बी में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप रहते हैं, सी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहते हैं और कोई ओवरऑल चॉइस जो है नहीं होती, इंटरनल चॉइस होती है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन ए दिया गया है। सबसे पहले आंसर करने हैं आपको। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो डेड रिमेन्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे बनते हैं, जो डेड हो जाते हैं। तो आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। मेरे आंसर करने से पहले आप खुद से कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? तो आंसर क्या रहेगा हमारा इसमें आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साउंड कैन ईजिली ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है जहाँ पर हवा भी नहीं होती है। एक रूम है, उसके अंदर से हवा भी निकाल दो तो क्या बन जाएगा? वैक्यूम बन जाएगा। तो साउंड इजीली ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम से। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए बच्चे मीडियम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मीडियम। चाहे फिर वो एयर हो, सॉलिड हो, गैस हो या लिक्विड हो, कोई भी मीडियम हो, लेकिन मीडियम होना चाहिए। लेकिन वैक्यूम से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। वीट आर अ पार्ट ऑफ द खरीफ क्रॉप। वीट और खरीफ का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। वीट कैसी क्रॉप है? वीट तो एक रबी क्रॉप है, याद कीजिए। वीट रबी क्रॉप है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। पैडी जो है वो खरीफ में आ जाएगी, वीट वो रबी में आती है। वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम जो है विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, बिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते बच्चों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? जो चारों तरफ से एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। डैश वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। किसका यूज़ किया जाता है रेलवे इंजन्स में जिससे कि स्टीम प्रोड्यूस हो इंजन को रन करने में? तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? कोल आ जाएगा। कोल का हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? किसका यूज़ करते हैं बच्चे? कोल का। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। साउंड कैन प्रोपेगेट इन अ गैस, लिक्विड एंड। अभी अभी मैंने आपको बताया कि साउंड जो है वो कैसे प्रोपेगेट करती है, कैसे कौन कौन से मीडियम से ट्रैवल करती है। प्रोपेगेशन का मतलब होता है बच्चे ट्रैवल करती है। तो साउंड जो है वो प्रोपेगेट करती है गैस, लिक्विड एंड अ सॉलिड से। किससे करती है? सॉलिड से, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग इज ऑल्सो नोन एज। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो कि स्पर्म से क्या करता है? फर्टिलाइज्ड एग जो है वो किससे करता है? स्पर्म से जो फर्टिलाइज कर जाता है, उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है जाइगोट। उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन प्लॉइंग डैश आर यूज टू सेव लेबर एंड टाइम। प्लॉइंग में क्या यूज़ किया जाता है जो कि हमारी लेबर और टाइम को बचाता है? तो एक मशीन का नाम बताना है। तो प्लॉइंग के लिए कौन सी मशीन होती है? मशीन होती है कल्टीवेटर। कौन सी मशीन होती है बेटा? कल्टीवेटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको फर्मेंटेशन को डिफाइन करना है। फर्मेंटेशन क्या होती है? सभी बच्चे जानते हैं फर्मेंटेशन क्या होती है, तो आप डेफिनेशन लिख देंगे। क्या होती है कि जब जो है कन्वर्ज होता है शुगर कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। यीस्ट क्या करती है? जो शुगर है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। तो इस कन्वर्जन को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो प्रोसेस का नाम आपको देना है, याद कर लीजिए, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेम 2 मेटल्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी बच्चे जानते हैं मेटल्स दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सी मेटल्स रहेंगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं? दैट इज एल्यूमिनियम,
क्या रहेगा, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ठीक है, आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, आयरन लिख सकते हो, सिल्वर लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 11 देखेंगे, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए एंगल, अगर इंसिडेंट एंगल है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये मिरर है। अब इसमें एंगल, यहाँ पे अगर एक रे गिरती है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, अब ये रे कौन सी है, ये इंसिडेंट रे है, क्लियर, और ये कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहाँ पे जब हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हमारा कितना है, 30 है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 30। तो ये एंगल कितना होगा, मान लीजिए एक्स है, तो इसको वैल्यू बतानी है। तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 ही डिग्री रहेगा, 30 डिग्री ही रहेगा। तो इसका आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट टू एनिमल्स हु रिप्रोड्यूस बाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कौन से दो एनिमल्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस होते हैं बाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो वो कौन से दो हो जाएंगे, हॉर्स एंड लायन। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, हॉर्स है, लायन है, क्लियर, डॉग है, काव है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, यानी जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली होता है, बॉडी के अंदर होता है, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फिश में, फ्रॉग में कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कोल गैस इज ऑब्टेन्ड, मेंशन इट्स वन यूज़। कोल गैस जो है वो कैसे ऑब्टेन्ड होती है और उसका आपको एक यूज़ लिखना है। तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कॉक। जो कोल गैस है वो हमें कैसे मिलती है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कॉक। और यूज़ क्या रहेगा, अब जो कोल गैस है उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, एक फ्यूल के रूप में करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द प्रोसेसिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो भी फ्यूल इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो कि कोल के नज़दीक होती हैं, क्योंकि बहुत दूर तो फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, वो कई बार बेनिफिशियल नहीं रहता। लेकिन जहाँ पर भी कोल प्रोसेसिंग प्लांट हैं उसी के नज़दीक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसको फ्यूल के रूप में यूज़ करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम 4 प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल टार। कोल टार से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आंसर कर लेंगे, कोल टार से देखिए हमें कोल टार से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। सिंथेटिक डाई है, ये एग्जांपल आप दे देंगे, सिंथेटिक डाई मिलती है, पेंट मिलता है, प्लास्टिक जो है परफ्यूम, प्लास्टिक मिलता है, परफ्यूम है, ड्रग्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें कोल टार से मिलती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला है व्हाट आर ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल साउंड कौन सी होती हैं, जो हम सुन पाते हैं, वो क्या कहलाती हैं, ऑडिबल साउंड होती हैं। क्लियर। और इनऑडिबल जो हम सुन नहीं पाते वो इनऑडिबल साउंड होती हैं। तो इसका आंसर भी हम यहीं से करेंगे। ऑडिबल साउंड्स कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमंस, जो हम सुन पाते हैं, एंड इनऑडिबल साउंड्स दे कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमंस। तो और ऑडिबल साउंड्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं ये भी ज़रूरी है, 20 हर्ट्ज से टू 20 किलो हर्ट्ज तक जो है ये ऑडिबल साउंड होती हैं। ठीक है, एंड इनऑडिबल साउंड जो होती हैं, इनऑडिबल साउंड वो बिलो 20 हर्ट्ज होती हैं और अबव 20 किलो हर्ट्ज होती हैं, अबव 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़फुल फॉर अस, एक्सप्लेन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है क्या वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे तो उसको हम किससे बचा सकते हैं, उसको हम जंग से बचा सकते हैं, जंग लगने से उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो यस, इट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन देखिए, और में दिया गया है डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन करना है। क्या प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? तो आप बताइए, क्या प्योर वाटर कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता बच्चे, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है उसके अंदर आयंस नहीं होते, नो फ्री आयंस, और अगर आयंस नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं कंडक्ट कर सकता। और प्योर वाटर का मतलब क्या है? आप सोच रहे होगे साफ पानी, वो साफ पानी नहीं। प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो आयन फ्री होता है, क्लियर, उसके अंदर आयंस नहीं होते, आयंस फ्री जो वाटर है उसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ओवीपैरस एनिमल्स, गिव एनी टू एग्जाम्पल। ओवीपैरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि एग ले करते हैं, उनको हम ओवीपैरस कहते हैं। इसी के एवज में दूसरा क्या होता है? वीवीपैरस। वीवीपैरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि क्या करते हैं, जो यंग वंस होते हैं उनको बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, उनको हम वीवीपैरस कहते हैं। और ओवीपैरस कौन से होंगे? जो एग ले करते हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे? दो एग्जाम्पल बताने हैं। हैन हो जाएगा, और क्या हो सकते हैं? स्पैरो हो सकता है, और फिश हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से होंगे? जिनके अंदर न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए केवल एक सिंगल पेरेंट की नीड होती है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कैसा रिप्रोडक्शन बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? देखिए, asexual reproduction, a mode of reproduction in which a new offspring is produced by a single parent is known as asexual reproduction। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम 4 ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी 4 ऑर्गेनिज्म का नाम आपको बताना है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत ही इजी है, इसमें आप दे सकते हो डॉग आ सकता है, हैन जो है इसके अंदर हैन लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर लायन लिख सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप इसमें दे सकते हो। ह्यूमन बींग यानी मैन लिख सकते हो, क्लियर, ह्यूमन बींग लिख सकते हो मेनली, ठीक है, मैन लिख सकते हो, फिश लिख सकते हो, फ्रॉग लिख सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो। मॉस्किटो लिख सकते हो, ठीक है, बटरफ्लाई लिख सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स विद एग्जाम्पल। तो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन देनी है एग्जाम्पल के साथ। कॉन्टैक्ट से नाम से पता चल रहा है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी जिसमें हम टच कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एनी फोर्स दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट मेकिंग कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो चीज़ें ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वो फोर्स जब लगता है, जैसे आपको पानी से भरी हुई बाल्टी उठानी है, तो बाल्टी को उठाने के लिए आपको उसको टच करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स। तो जैसे कि एग्जांपल मस्कुलर फोर्स रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि आप ज़मीन पर चल रहे हैं या बॉल आपने फेंक दी ज़मीन पर, तो ज़मीन क्या करेगी? अर्थ वापिस जो है एक फोर्स लगाएगी जिससे कि बॉल कुछ देर बाद रुक जाएगी, उसको क्या कहते हैं? उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG। CNG की फुल फॉर्म बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। CNG की फुल फॉर्म क्या रहेगी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वेरी गुड, CNG की फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्लियर, ये हो जाएगी। इसके 2 एडवांटेज भी बताने हैं। CNG के 2 एडवांटेज क्या रहेंगे? एक तो ये पॉल्यूशन कम करती है, तो ये लेस पॉल्यूटिंग हो जाएगी, पॉल्यूशन कम करती है। एंड इसका यूज़ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, डायरेक्ट हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये 2 इसके एडवांटेज हो जाएंगे। उसके बाद हाउ वाज पेट्रोलियम मेड इन नेचर। नेचर में जो पेट्रोलियम है वो कैसे बनता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम कैसे बनता है? यहाँ से आंसर करेंगे, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। पेट्रोलियम जो है वो ऑर्गेनिज्म से बनता है, लिविंग इन द सी, जो सी में रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाती हैं, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, उनकी जो बॉडी है वो बॉटम में सेटल्ड हो जाती है। एंड गेट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और ऊपर से रेत और जो क्ले मिट्टी होती है वो कवर होने लगती है। Over millions of years with high temperature, high pressure and in absence of air transform the dead organism into petroleum and natural gas.
ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हाई प्रेशर होता है और एयर की एब्सेंस होती है, तो ये डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों पेट्रोल का निर्माण होता है, पेट्रोलियम बनता है। तो ये आंसर आप इसमें कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेम द टू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से दो प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, कौन से हमें मिलते हैं? तो एक तो पेट्रोल लिख देंगे, एक जो है डीजल लिख देंगे। क्लियर है। ये दो प्रोडक्ट हमें पेट्रोल से मिलते हैं, और भी मिलते हैं लेकिन आपको दो ही बताने हैं, तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। क्लियर। अगला है, हाउ डू ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड। जो है ह्यूमंस के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो आपको पता है ना, हमारी जो गला है उसके अंदर क्या है, वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। तो आंसर करेंगे कि कैसे ह्यूमन बोल पाते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ से आंसर करेंगे, इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। तो ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप। जो विंड पाइप है उसका अपर पार्ट, वहाँ पर ये वॉइस बॉक्स होता है। जैसे ये हमारी क्या होती है बच्चे, ट्रैकिया होती है। ठीक है, सांस लेने वाली, और इसके ऊपर ये इस तरह से क्या होता है, ये जो है यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, जो ये ओपन होता है, खुलता है इस तरह से। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, टू वोकल कोड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स एंड लिविंग इन अ नैरो स्लिट। तो जो वॉइस बॉक्स होता है उसके अंदर इस तरह से ये वोकल कोड होती हैं, इनके बीच से हवा जाती है। जब हवा से ये वाइब्रेट करती हैं दोनों वोकल कोड, तब हमारी जो आवाज़ है वो निकलती है इस तरह से। ठीक है। इनके बीच में जो हवा जाती है जब हम बोलते हैं, तो ये दोनों वाइब्रेट करती हैं और उस वाइब्रेशन से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। व्हेन द लंग फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, स्लिट मतलब ये जो बीच का गैप है इसका, इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, तब इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। कोई तीन आपको बताने हैं। तो मेजर कॉज क्या रहेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो मेजर कॉज में आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बहुत सारे हैं। साउंड ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस होती है तो नॉइस पोल्यूशन होता है। एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्ट ऑफ क्रैकर्स होता है। लाउड स्पीकर बजते हैं। मशीन से जो नॉइस पोल्यूशन है वो होता है। तो ये एग्जाम्पल आप इसमें दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किस टाइप की इमेज बनती है? तो आप सभी बच्चे जानते हो, प्लेन मिरर जो है जैसा उसके अंदर देखते हो वैसी ही इमेज आपको बनती है। ठीक है, आपने बिल्कुल देखा हुआ है ना। तो इरेक्ट इमेज बनती है। आप मिरर के सामने खड़े होकर देखिए, आपको वैसे ही सारी समझ आ जाएंगी। इरेक्ट का मतलब, अगर ये हमारे पास क्या है, मिरर है, यहाँ पे अगर मैंने एक कैंडल रखी है तो ये जैसी कैंडल रखी है इमेज भी कैसी बनेगी, ऐसी ही बनेगी। ये होता है इरेक्ट। क्लियर है, ऐसी ही बनेगी सेम। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए सेम साइज़ होगी, जितनी साइज़ की ये होगा उतना ही होगा। वर्चुअल होगी, यानी ये ऐसा लगेगा आपको कि जो मिरर में इमेज बन रही है वो इसके पीछे है और इसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। और आप फोर्थ पे लिख सकते हो, सेम डिस्टेंस पे बनती है। सेम डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे भी बनती है। ये कैरेक्टरिस्टिक भी हो जाएगी कि वो सेम डिस्टेंस पे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, डिफाइंड प्रेशर, राइट इट्स फार्मूला। प्रेशर क्या होता है, आपको उसका फार्मूला लिखना है। तो बच्चे प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। जब हम एक सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम ज़्यादा एरिया पे प्रेशर लगाएंगे तो जो है क्या होगा, जो फोर्स है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर कम लगेगा, एक दूसरे के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और कम एरिया पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, दबाव ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डू लिक्विड एंड गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। क्या जो गैसेज लिक्विड हैं या गैस है, क्या वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल करते हैं बच्चों, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो यस आ जाएगा। ठीक है, आप बैलून में पानी डालते हो तो क्या बैलून फूलता नहीं है, बिल्कुल फूलता है, यही तो प्रेशर लगा रहा है। गैसेज है, आप फुलाते हो, मुंह से बैलून फुलाते हो तो जो गैस अंदर जा रही है उसी की वजह से तो वो फूल रहा है। तो आंसर यस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मैच करना है। कॉमन सॉल्ट को किससे मैच करेंगे, कॉमन सॉल्ट किसको प्रिजर्व करने के काम आता है, कॉमन सॉल्ट आता है मीट एंड फिश को। तो इसका आंसर आपका एफ हो जाएगा। शुगर किसके आएगा, शुगर आता है जैम्स एंड जेलीज को।
विनेगर से, विनेगर किस में डालते हैं, विनेगर पिकल्स में डालते हैं बच्चे। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, तो सी आंसर हो जाएगा। वायरस, वायरस क्या फैलाता है, एड्स जो है वो वायरस से फैलता है, क्लियर। और प्लाज्मोडियम क्या फैलाता है, मलेरिया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा मैच था, तो इसमें जो है थोड़ा सा आप यहाँ से ये ज़रूर याद करेंगे, कॉमन सॉल्ट और शुगर ये किस किस को प्रिजर्व करने के काम आते हैं, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट री राइट करनी है, तो इसमें देखिए, री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय करेक्टिंग द अंडरलाइन टर्म, जिसमें जो ये अंडरलाइन किए हुए हैं ना ये गलत हैं, इनकी जगह पे आपको ठीक लिखना है कि क्या आना चाहिए। सो फर्स्ट दिया गया है, व्हेन अ डिजीज केयरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी द बॉडी एंटीबायोटिक टू फाइट द इन्वेडर। तो जो भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं हमें बीमार करने के लिए, तो वो क्या है, क्या एंटीबायोटिक लड़ती हैं, तो एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबॉडीज लड़ती हैं, तो क्या आ जाएगा, इसमें आप कर दोगे एंटीबॉडी, क्लियर। तो क्या आ जाएगा बेटा, एंटीबॉडी आ जाएगा, एंटीबायोटिक की जगह एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर में जो उनसे लड़ती हैं। कॉमन कोल्ड इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नहीं, नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, कम्युनिकेबल है, यानी एक दूसरे से फैलने वाली है। नॉन कम्युनिकेबल होती हैं जो फैलती नहीं हैं, और कम्युनिकेबल होती हैं जो फैल जाती हैं। रस्ट ऑफ व्हीट इज डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बिल्कुल नहीं, बैक्टीरिया से नहीं होती बच्चे, फंजाई से होती है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय डॉग बाइट, नहीं, डॉग से कहाँ फैलती है मलेरिया, मलेरिया तो मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, मॉस्किटो। बहुत ही आसान सा। ड्यूरिंग पेस्चराइजेशन द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट, मिल्क जो है वो 40 डिग्री पे हीट करते हैं क्या पेस्चराइजेशन में, आप कहोगे नहीं मैडम 70 डिग्री पे करते हैं, तो 70 डिग्री लिख दिया। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ऐसा है क्या, चिकन पॉक्स बैक्टीरिया से होता है, नहीं नहीं, किससे होता है, वायरस से, जी हाँ, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इसके अंदर आपको ये पैराग्राफ सा दिया गया है, इसको जरा सा पढ़ लेंगे। देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो इसको जनरल सा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है ये बताना है। कॉटन जो है ये भी खरीफ क्रॉप है, यानी जो बारिश के मौसम होता है ना उसमें उगाई जाती है, पैडी भी है, और इसके अलावा मेज़ भी जो है खरीफ क्रॉप है। बस यहाँ पे जो खरीफ नहीं है वो कौन सी है, मस्टर्ड, जो सरसों किसके साथ उगाई जाती है, सरसों मेनली जो है ना वीट के साथ उगाई जाती है, वीट के दिनों में जब गेहूं लगते हैं। और वीट तो आपको पता ही है ये कैसी है, ये रबी क्रॉप है, तो इसलिए याद रखना वीट के साथ मस्टर्ड वो भी रबी क्रॉप होती है। रबी क्रॉप्स आर शोन इन, कब कब जो है बोई जाती है रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप अक्टूबर से मार्च, ठीक है, विंटर सीजन में लगभग, तो अक्टूबर से मार्च इसका आंसर होगा। विच वन इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसमें एग्रीकल्चर का कौन सा स्टेप नहीं है, देखो सोइंग भी होता है, इरीगेशन भी होता है, हार्वेस्टिंग भी होता है, लेकिन रेन तो एक एग्रीकल्चर का स्टेप नहीं है, क्लियर। अगला है, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ, तो मैन्योर जो है वो कैसे बनता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, प्लांट वेस्ट से बनता है और एनिमल वेस्ट से बनता है, या बोथ ए एंड बी से बनता है, तो बेटा इसमें बोथ ए एंड बी, ये जो है बी आ जाएगा और ये सी कर लेना, ठीक है, ये बी जो है ये आ जाएगा, तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा, प्लांट वेस्ट से भी बनता है और एनिमल वेस्ट से भी बनता है मैन्योर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, वी नो दैट द निडल ऑफ द कंपास इज ए टीनी मैग्नेट, कंपास आप सबने देखी है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेट होती है, क्लियर है। विच पॉइंट, और जब हम उसको रखते हैं तो वो किस डायरेक्शन में दिखाती है हमें, नॉर्थ साउथ में, हमेशा किस डायरेक्शन में अलाइन होती है, नॉर्थ टू साउथ। व्हेन वी ब्रिंग दिस टू अ वर्किंग क्लोज सर्किट नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, जब हम इसको एक वायर के पास लेकर आते हैं जिसके अंदर से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो ये अपनी पोजीशन से ऐसे इधर उधर हिलने लगती है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्यों हिलती है, क्योंकि करंट, तार के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, जब भी इसके अंदर करंट पास होता है तो इसके अंदर ये एक मैग्नेट बन जाता है। याद रखना बेटा कि तार के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेट बनता है, जिसकी वजह से दो मैग्नेट जब आपस में पास आएंगी तो क्या होगा, उनके अंदर डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो विच इक्विपमेंट यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
तो कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हम ये मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ करते हैं? तो किस में करते हैं? मोटर में। मोटर क्योंकि वो घूमती है ना, तो घूमती किसकी वजह से है? मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण घूमती है। टॉर्च में, बाइक इंजन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें नहीं करते, हम मोटर में करते हैं। फ्यूज़ वायर हैज़, अब देखिए फ्यूज़ वायर का काम क्या होता है? फ्यूज़ वायर क्या है? ये एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है बच्चों? एक ये सेफ्टी डिवाइस है। और फ्यूज़ वायर जैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो ये फ्यूज़ वायर क्या होता है? ये गल जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिससे कि जो हमारे घर के उपकरण हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है ना इसका लगाने का। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्यूज़ वायर का। एमसीबी इज़ यूज्ड इन द हाउस। एमसीबी, जब भी बिजली जो है वो कम ज़्यादा होती है तो एमसीबी गिर जाती है, यानी वो क्या कर देती है? सर्किट को ब्रेक कर देती है, तो ब्रेक द सर्किट आएगा। निडल ऑफ ए कंपास पॉइंट्स टूवर्ड्स, मैंने अभी बताया आपको कंपास जो है किस डायरेक्शन में अलाई करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। डी आंसर हो जाएगा बच्चे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करती है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ वी हैव सीन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर दैट food different position in the object in the nature and size of the image change, object the nature and the image of the size change। ठीक है, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली फॉर्म वर्चुअल इमेज, इनमें से कौन सा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? तो रियल और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, थोड़ा सा पहले ये समझा देती हूँ, कुछ बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है ये पोर्शन। रियल इमेज क्या होती है? जिसको हम स्क्रीन पर ले सकें, ऑन स्क्रीन। ठीक है, और वर्चुअल क्या होती है? जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जैसे आप प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हो, वो बिहाइंड द मिरर बनती है, उसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते, तो वो वर्चुअल इमेज है। लेकिन जिसको आप स्क्रीन पर ले सकते हो वो रियल इमेज होती है। तो इनमें से वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो गाड़ियों में लगा हुआ होता है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, जिसमें आपको गाड़ियाँ दिखती हैं पीछे से आती हुई। विच मिरर इज़ यूज्ड इन व्हीकल एज अ रियर व्यू मिरर, अभी मैंने बताया पीछे से गाड़ियाँ आती हुई दिखाई देती हैं, तो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। विच मिरर इज़ यूज फॉर डेंटिस्ट फॉर एग्जामिंग पेशेंट, पेशेंट का दांत देखने के लिए डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? तो उसमें कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। ये वाला कौन सा मिरर है? कॉनकेव। और ये वाला जो मिरर होता है ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं और सीधी दिखाई देती हैं, तो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो रियल इमेज जो है वो हमें किससे मिलेगी? रियल इमेज हमें किससे मिलती है? रियल इमेज हमें मिलती है कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स लेंस, दोनों से मिलती है। लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। ये वाला लेंस कॉन्वेक्स लेंस है और ये वाला लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस है। ध्यान रखना, ये कॉनकेव लेंस है, आपको बनाना भी आ सकता है ये पेपर में। कॉनकेव लेंस है और ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। सेक्शन ए दिया गया है। सबसे पहले सेक्शन ए में द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस, एक ही जगह पे, क्वेश्चन के समझिए, एक ही जगह पे अगर एक ही टाइप के प्लांट्स जो है लार्ज स्केल पे ग्रो किए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जैसे कि एक फील्ड है, उसके अंदर आपने वीट लगाया, उसके अंदर आपने राइस लगाया, तो वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी बच्चे? वो क्रॉप कहलाएगी। ठीक है, कॉल्ड क्रॉप। नेक्स्ट देखिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अप्लाइड फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज कर दे। तो बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। आप जो डो होता है आटा, उस पर फोर्स लगाते हो, बैलून पे फोर्स लगाते हो, उसकी शेप चेंज हो जाती है। रबर को आप खींचते हो, उसकी शेप चेंज हो जाती है। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। क्लियर? या जो है प्रेशर आप लिख सकते हो, प्रेशर ऑन डो। क्लियर? नीडिंग डो लिख सकते हो या बैलून लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल, व्हीकल के लिए लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल कौन सा होता है? सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये रहेगी सीएनजी की फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेम अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द पल्स। एक रबी क्रॉप बतानी है। रबी क्रॉप कौन सी होती हैं? जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं। रबी और खरीफ के बीच में डिफरेंस जरूर कीजिएगा। खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं। अब आपको एक रबी क्रॉप बतानी है जो पल्स भी है, तो कौन सी हो जाएगी? वो ग्राम हो जाएगी, चना। व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या होती हैं? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, तो यहां से आप इसका आंसर देख लेंगे। सो आंसर यहां से देखेंगे। रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो ए पल्स क्या रहेगा? ग्राम। एंड वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स, उसको क्या कहेंगे हम? वीड्स कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है अगला क्वेश्चन। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो ये ट्रू है या फॉल्स रहेगा? तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि फोर्स की एक अपनी डायरेक्शन होती है। हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगाते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है कि कितना फोर्स लगाते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना फोर्स लगाया और कौन सी डायरेक्शन में लगाया, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन अ फ्लूट। फ्लूट के अंदर कौन सा पार्ट जो है वो वाइब्रेट करता है? तो कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है? दैट इज एयर कॉलम। कौन सा करेगा? एयर कॉलम। लिख देंगे आप, एयर कॉलम। क्लियर। नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या लैब में फॉसिल फ्यूल्स को बनाया जा सकता है? क्या वो इतना हाई प्रेशर, इतना हाई टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। डिफाइन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? तो आंसर देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। देखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडीज ऑन अदर चार्ज्ड और न्यूट्रल बॉडीज। जो फोर्स जो है एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे लगाती है, जैसे आप कॉम है और उसको हेयर पे रब करते हो, और फिर जो पेपर ऑफ पीसीज पड़े हुए हैं जो आपने फाड़ के डाले हुए हैं वो उनको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्लियर। कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इसको हम बोलते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी पे भी कर सकता है या दूसरी चार्ज बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो क्या है? ट्रू है। कोक जो है वो क्या है? कार्बन की प्योर फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस है कि एक डिजायर्ड मेटल की जो लेयर है वो दूसरी मेटल पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो कवर की जाती है, दैट इज, उसको क्या कहेंगे? सो दैट इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे बच्चे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वेरी गुड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो लिख देंगे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट देखिए, ए फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद। हम किसी भी चीज पर फोर्स तभी ला सकते हैं जब वो चीज किसमें हो? कांटेक्ट में हो। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम कांटेक्ट में थोड़े ना होते हैं, लेकिन हमारे ऊपर लगता है। मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फोर्स। एक चुंबक आयरन की चीजों को अपनी ओर खींच रही है, तो इसका मतलब कांटेक्ट में तो नहीं है ना, तो कैसा फोर्स है? वो मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। और में देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ग्रेविटी नहीं होता, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। तो सेपरेशन का जो प्रोसेस है जिससे हम पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, लाइक डीजल, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स, उन सबको अलग करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन फर्स्ट, जिसमें हमने ये जो है 1 मार्क क्वेश्चन किए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से सेक्शन बी रहेगा। तो इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। एक रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है। नेम द 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड। जैसे ही रॉकेट ऊपर की तरफ एकदम से लॉन्च हुआ, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? तो देखिए, हर एक चीज जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अर्थ के एनवायरनमेंट में है, तो उसके ऊपर एक तो कौन सा फोर्स काम करता है? एक तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ठीक है, कौन सा फोर्स काम करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा फोर्स कौन सा काम करेगा? उसके ऊपर जो एयर है, एयर कौन सा फोर्स कॉज करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स कॉज करेगा। तो 2 टाइप के फोर्स रहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी में और में दिया गया है। ठीक है,
तो इन द फॉलोइंग सिचुएशन स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। स्क्वीजिंग, जब हम लेमन को स्क्वीज करते हैं, उसको निचोड़ते हैं अपनी फिंगर से, उसका जूस निकालते हैं। आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, कौन सा एजेंट है जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट, और जो फोर्स लग रहा है वो किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ये आपको यहाँ से बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहीं से, इसमें जो है हम आंसर करेंगे। तो देखिए, agent exerting force while squeezing a lemon, that is the fingers exert on the lemon। agent कौन सा है जो force exert कर रहा है, while squeezing fingers exert कर रही है force, और किस पे कर रही हैं, lemon पे कर रही हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव बीन गिवन 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर साइज। ठीक है, आपको 2 कॉपर प्लेट दी गई है पर्टिकुलर साइज की, एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ड्रॉ ए सिंपल सर्किट टू शो द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आपको एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करना है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग शो करे। तो इसका आंसर हम देखेंगे। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। इसमें देखिए, ये जो है आपको दी गई है, ये क्या है, ये कॉपर प्लेट है। ठीक है, ये 2 आपको कॉपर प्लेट दी गई हैं। यहाँ पे ये बैटरी लगाई गई है। ये क्या है, बैटरी। बैटरी का कैसे करते हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़े वाली जो है वो पॉजिटिव लाइन, वो किसके लिए होती है, वो पॉजिटिव होती है बड़े वाली लाइन, और छोटी वाली माइनस के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे, अब इनको यहाँ ऐसे इस तरह से बैटरी बनाते हैं। अब ये कितने सेल की बैटरी हो गई, ये आप देखिए 3 सेल की बैटरी हो गई। क्लियर। तो ये यहाँ पे हमने क्या लगा दी है, बैटरी लगा दी है। ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। 2 हमने कॉपर प्लेट ले ली, और ये क्या है, सॉल्यूशन। ये सारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इस तरह से हमने इनको अटैच कर दिया। ये जो रॉड बनेगी ये नेगेटिव यानी कैथोड होगी। कैसी होगी, कैथोड होगी। और ये जो बनेगी ये कौन सी होगी, ये एनोड होगी। क्लियर है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये आप इस तरह से सर्किट जो है ये बनाओगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन एक्सप्लेन। जब आप फ्री एंड ऑफ अ टेस्टर के फ्री एंड्स को सॉल्यूशन में डिप करते हो, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। एक्सप्लेन करना है क्यों शो करती है। तो आंसर क्या रहेगा, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन इन अ सॉल्यूशन इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या शो करती है, मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, और जो सॉल्यूशन है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक पेंडुलम 4 सेकेंड्स में कितना ऑसिलेट कर रहा है, 40 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है। अब आप पहले तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को समझिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है कि एक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन हुई, हाउ मेनी वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। और एक वाइब्रेशन में समय कितना लगा, वो टाइम पीरियड। और 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुई, वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब यहां से हम इसको निकाल लेंगे। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, देखिए टाइम पीरियड निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। या आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, हमें निकालना क्या है कि एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा। हमारे पास क्या लगा, 40 वाइब्रेशन कंप्लीट होने में टाइम लगा हमारे पास 4 सेकंड का। एक वाइब्रेशन होने में कितना लगेगा, 4/40। ऐसे भी कर लीजिए, कितना आ गया, 1/10 यानी 0.1 सेकेंड। अब इस तरह से, या आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दीजिए, टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। दूसरा फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 1 सेकंड में टोटल कितनी वाइब्रेशन हुई। ठीक है, तो अब देखिए 40 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन, 4 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हुई है, यहाँ पे 4 सेकंड में वाइब्रेशन हुई है 40। 1 सेकंड में कितनी होंगी, 40/4 यानी कितनी हुई, 10 वाइब्रेशन। तो टोटल कितनी हो गई, 10 हर्ट्ज जो है यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आप देखिए टाइम पीरियड के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूले दोनों चेंज हो गए हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपको टाइम पीरियड निकालना है तो ऊपर टाइम लोगे, नीचे ऑसिलेशन, और फ्रीक्वेंसी में इसका उल्टा कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, मेजर ग्रुप्स कौन से हैं वो आपको लिखने हैं। आंसर यहां से कर लेंगे। कौन से होंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट आर
बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये जो है मेजर ग्रुप हो जाएंगे। याद रखना वायरस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काउंट नहीं करते, क्योंकि ये विदाउट होस्ट जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करता, बिना होस्ट के ये ग्रो नहीं करता, जैसे कोरोना वायरस था। ठीक, तो इसीलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड नहीं करते, कैटेगरी में मेजर ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉज हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, लॉज क्या है रिफ्लेक्शन के? तो यहां से करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? मान लीजिए मिरर है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये टकरा के वापस आएगी, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल। तो ये एंगल आई बनता है और ये एंगल आर बनता है। तो आप ये डायग्राम भी ज़रूर बनाएंगे, इसमें जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इसमें डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, राइट वन एनी वन। तो आपको बताना है एंटीबायोटिक क्या है और क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हो। तो एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ को इनहिबिट करे, किल करे, वो जो है क्या कहलाएंगी? एंटीबायोटिक कहलाएंगी। प्रिकॉशन क्या रहेगा? डोंट टेक एंटीबायोटिक विदाउट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम आपको लिखना है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। सो आंसर क्या रहेगा? दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन, राइजोबियम है, एस्ट्रोवेक्टर है, या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, लिस्ट एनी 3 सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। एनी 3 सोर्सेज आपको बताने हैं नॉइस पोल्यूशन के आपके सराउंडिंग में। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चे। 3 सोर्सेज क्या रहेंगे? दैट आर हॉकिंग व्हीकल्स हैं, लाउड स्पीकर हैं, फैक्ट्रीज हैं, इसके अलावा और भी आपको जो भी ठीक लगे वो आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ नॉइस पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन, राइट एनी 3 पॉइंट्स। तो नॉइस पोल्यूशन ह्यूमन के लिए कैसे हार्मफुल है, कोई भी 3 पॉइंट आपको इसमें देने हैं। तो आंसर रहेगा कॉजिंग हेयरिंग लॉस, बहुत ज़्यादा से हमारे कान खराब हो सकते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी कॉज करता है। अफेक्ट कंसंट्रेशन एंड स्लीप, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है उसको इफेक्ट करता है, हमारी नींद खराब करता है। क्लियर? ये तो बहुत बड़ा लॉस है बच्चों का कि नींद खराब हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया, क्वेश्चन 9 है, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, फुल फॉर्म जरूर याद कीजिए। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, राइट एनी 3 टिप्स। तो PCRA कैसे लोगों को एडवाइस करती है कि आपको अपना पेट्रोल डीजल कैसे ड्राइविंग के टाइम पे सेव करना चाहिए, कोई 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे देने हैं। तो आंसर हम करेंगे कि हमेशा जो ड्राइविंग करें एक कांस्टेंट स्पीड पे करें, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि कभी बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी, कभी बहुत ज़्यादा धीरे कर दी, उससे ट्रैफिक, उससे क्या होगा, उससे जो फ्यूल है वो ज़्यादा लगता है। टर्न ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक सिग्नल, अब लंबे लंबे टाइम के लिए ट्रैफिक सिग्नल हो जाते हैं तो वहाँ पे इंजन को टर्न ऑफ कर देना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर एयर प्रेशर इन टायर, टायर में हवा जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Explain why, in case of fire, before the firemen use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. जब भी जो इलेक्ट्रिकल जो पर्सन होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी ठीक करते हैं, वो क्या करते हैं, मेन जो फायरमैन होते हैं, वाटर होजेस को जब पानी फेंका जाता है तो क्या करते हैं, दे शट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, जो उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई को बंद कर देते हैं जब भी पानी का यूज़ किया जाता है वाटर हॉजेस से। ऐसा क्यों होता है? बहुत इजी है, क्योंकि जो वाटर है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाटर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई इन केस ऑफ फायर, ठीक है, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हॉजेस। जो फायरमैन है, अगर आग लग जाती है तो फायरमैन जो है, जो वाटर हॉजेस यूज करते हैं, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो वो मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई को उस एरिया में बंद कर देते हैं। क्यों? ये आपको बताना है। बहुत आसान है बच्चों, क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि
जो वाटर है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन कॉज इलेक्ट्रिकल शॉक। तो उससे उसको क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। ठीक है, तो इससे ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है इसी में, सेकेंड है, ए चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर फ्रॉम हिज टेस्टर। तो एक बच्चा है जो कि टेस्टर से सी वाटर जो समुद्र का पानी है और जो अपना वैसा पानी है उन दोनों को क्या करता है, टेस्ट करता है। ही फाइंड द कंपास निडल डिफ्लेक्ट मोर इन केस ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर में जो कंपास निडल है वो क्या होती है, उसके अंदर ज़्यादा डिफ्लेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर है उसके अंदर सॉल्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिजोल्व सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं जो कि उसको बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है, यदि आप वाटर लेके उसके अंदर क्या डाल दोगे, सॉल्ट डाल देते हो, नमक डाल देते हो, तो वो उस वाटर से ज़्यादा, जो सॉल्टी वाटर होगा वो ज़्यादा कंडक्टर होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, आयंस बनते हैं और इन्हीं की वजह से क्या होता है, आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 11, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब ब्रीफली टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इरिगेशन क्या है, दो मेथड आपको बताने हैं कि जो कि वाटर कंजर्व करेंगे। आंसर रहेगा दैट इज, इरिगेशन क्या है, इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर। इरिगेशन क्या रहेगा, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स आर्टिफिशियली, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। तो दो मेथड कौन से रहेंगे, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। मॉडर्न मेथड में भी आ सकते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, फवारे वाली, आपने देखा होगा पार्क वगैरह में ऐसे फवारा जो चलता रहता है ना, उसको हम स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। वाटर इज स्प्रेड ऑन क्रॉप्स थ्रू नोजल्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स क्रिएटिंग अ रेनफॉल लाइक इफेक्ट। जैसे बारिश हो रही है, इट इज सुटेबल फॉर अनइवन लैंड एंड वाटर स्कैरस एरियाज, जहाँ पे पानी की कमी होती है, एंड अनइवन लैंड होती है जैसे हिली एरिया हो गए, उबड़ खाबड़ जो है ज़मीन होती है, उनमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और पानी की बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन क्या है, इन दिस मेथड वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द प्लांट रूट। इसके अंदर प्लांट एक पाइप लगा दी जाती है, जहाँ जहाँ प्लांट है उनकी रूट के पास पाइप में होल कर दिया जाता है और प्लांट के को डायरेक्टली जो पानी है वो उसकी रूट में जाके मिलेगा। आप सब बच्चे जानते हैं कि प्लांट को पानी कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है। तो ऊपर से छिड़काव करने से कोई फायदा नहीं होता, अगर रूट में पानी चला जाए तो फिर प्लांट उसको ले लेगा। So through the pipes and drippers conserving water and providing necessary moisture to the plants, तो उसको necessary moisture मिलेंगे। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए जो है यहाँ पे 3 नंबर का है, तो थोड़ा सा इसको एलेबरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया गया है, लिस्ट स्टेप वाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगरकेन क्रॉप प्रोडक्शन। तो स्टेप वाइज आपको बताना है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, फ्लो चार्ट बनाना है शुगरकेन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो आंसर क्या रहेगा, देखिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सबसे पहले हम उसकी प्लॉइंग करेंगे, उसकी फिर सोइंग, उसमें बीज डालेंगे, उसके अंदर मैन्योर या फर्टिलाइजर डालेंगे, उसके बाद उसके अंदर पानी डालेंगे, इरिगेशन। अगला स्टेप क्या रहेगा, वीड्स को रिमूव करना है। अगला स्टेप रहेगा हार्वेस्टिंग, ठीक है, उसकी जो है कटाई करेंगे और फिर लास्ट में उसको क्या करेंगे, फ्रीज में भेज देंगे। स्टोरेज भी कर सकते हैं हम, स्टोरेज कर दीजिए, लास्ट हमारा स्टेप यही रहेगा स्टोरेज का। ठीक है, स्टोरेज आप यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन सी, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। ठीक है, कॉलम 1 दिया गया है, देखिए, द फ्यूजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द गैमीट। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूजन ऑफ द गैमीट को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ए हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। एग्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, एग्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में। एग्स पूछा है तो एग्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे, ओवरी में। तो ये आपका बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी है, द टर्म यूज्ड फॉर द बल्जेस ऑब्जर्व ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की जो बॉडी होती है उसके ऊपर, हाइड्रा ऐसे कुछ होता है ना, ये वाला, उसकी बॉडी पे ऐसे साइड में कुछ बल्जेस नजर आती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, तो इन बल्जेस को क्या बोला जाता है, इनको बर्ड्स बोला जाता है। सी आंसर। अ टाइप ऑफ फीजन इन अमीबा, ये तो सब बच्चे जानते हैं, अमीबा में कैसा फीजन होता है, बाइंडरी फीजन। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ये देखिए, अनदर टर्म्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज IVF। ठीक है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कीजिए। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्पर्म्स जो है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, दैट इज इन द टेस्टिस। क्या आ जाएगा, टेस्टिस आ जाएगा।
सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पैसेज रीड करना है। इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आंखों का देखभाल रखो। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। अगर प्रॉब्लम है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप करवाइए। इफ़ एडवाइज यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है तो स्पेक्टिकल्स का यूज़ कीजिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज। बहुत कम लाइट और बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय। हमारी आंखों में जो लाइट एंटर करती है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है आइरिस। बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा बच्चे। आइरिस जो है वो कंट्रोल करती है कि प्यूपिल के अंदर से कितनी लाइट एंटर करेगी। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से डायग्राम याद कीजिए। ये जो है सिलरी मसल्स हैं, यहाँ पे ये क्या है? आइरिस। ये आगे क्या है? आइरिस है। और ये क्या है? ये एरिया, ये प्यूपिल है। तो यहाँ कितनी लाइट एंटर करेगी वो कौन कंट्रोल करेगा? वो ये आइरिस कंट्रोल करेंगी। ठीक, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डिफेक्ट टू विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज। तो जिसमें जो व्यक्ति है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो जिसमें नियर बाय को देख सकते हैं, दूर वाले को नहीं देख सकते, तो वो क्या होता है? मायोपिया। और इसका ऑपोजिट अगर आ जाए तो क्या कहलाएगा? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रोड्स एंड कॉन्स इन ह्यूमन आई। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो कॉन्स जो है दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो ऐसा नहीं है, कॉन्स डिम लाइट के सेंसिटिव नहीं होती। कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये ठीक है। कॉन्स जो है वो हमारी ब्राइट लाइट के लिए जो है सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, कॉन सेल जो होती हैं वो कलर के लिए होती हैं। रोड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये गलत है। एंड रोड्स आर कैन सेंस कलर, बिल्कुल नहीं। रोड नहीं कलर करती, कॉन सेल्स जो है कलर को सेंसेशन करती हैं, कॉन सेल्स। तो याद रखेंगे C4 कॉन, C4 कलर। और में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट एडवाइजेबल फॉर केयरिंग ऑफ योर आइज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट एडवाइजेबल, कौन सा एडवाइज नहीं किया जा सकता? डोंट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, बिल्कुल जो है ये अच्छी बात है, नहीं देखना चाहिए। रब योर आइज इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज। तो रब नहीं करनी चाहिए अगर डस्ट पार्टिकल चली जाए तो ये एक्शन नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस, बिल्कुल नॉर्मल डिस्टेंस से पढ़ना चाहिए। और डाइट में विटामिन ए लेना चाहिए, बिकॉज विटामिन ए इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर आइज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड करना है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, प्लांट्स जो है ओनली ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, वाटर को लेकर, CO2 को लेकर और मिनरल्स को लेकर। रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। जो रॉ मटेरियल है वो हमारे सराउंडिंग से ही वो ले लेते हैं, जो सराउंडिंग में ही प्रेजेंट है ना। वाटर मिलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, मिनरल्स वो किससे लेते हैं? रूट से ले लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्राइमरी मोड क्या है? तो प्राइमरी मोड क्या है उनका? वो ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाते हैं। दे कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, तो ऑटोट्रॉफिक है। बी आंसर रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेनली इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। कौन सा पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी करता है? तो कौन सा करता है? सी। जो लीव्स होती हैं दे आर द किचन फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं तो प्लांट्स की किचन क्या है? लीव्स जो है वो प्लांट की किचन है। थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स। लीव्स में किस पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करती है? तो क्या होते हैं उसके अंदर टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, इनके थ्रू जाती है। तो ये आंसर हो जाएगा। और में दिया गया है इन दोनों में से कोई एक करना है, थर्ड में और फोर्थ में, पेपर में ध्यान रखना। और एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये 2 नंबर का होता है, 1 मार्क 2 नंबर का, तो इसलिए बड़े स्कोरिंग है ये लास्ट के जो पैसेज होते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड वेयर प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पे प्लांट अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं सनलाइट से? दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देखिए अगला पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट एनिमल जो है वो अडेप्ट होते हैं अलग अलग सराउंडिंग में। क्लियर?
द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड वाटर शेल्टर एंड अदर नीड ऑन देयर हैबिटेट। तो जो हर एक की अलग अलग हैबिटेट होती है, जैसे मछली है पानी में रहती है, वहाँ से अपना जो डाइट है अपने उसके अकॉर्डिंग अपना शेल्टर लेगी, फूड लेगी। हम अर्थ पे रहते हैं, ऐसे जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है हमारी, तो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। they have certain features that help them to live in the surrounding in which they normally found। तो जैसे एनवायरनमेंट में जो रहता है, जैसी हैबिटेट में, उसी के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी फीचर्स होते हैं। आकाश कम अक्रॉस एन एनिमल हैविंग ए स्ट्रीम लाइंड एंड स्लिपरी बॉडी। तो स्ट्रीम लाइंड बॉडी किसकी होती है और स्लिपरी भी होनी चाहिए। व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ द एनिमल। तो स्ट्रीम लाइंड बॉडी जो है वो किसकी होती है, फिश की जो है स्ट्रीम लाइंड बॉडी रहेगी और स्लिपरी होगी। तो क्या आ जाएगा इसमें, वाटर आ जाएगा। हैबिटेट कैसा है, वाटर। हैबिटेट होता है जहाँ पे वो रहता है, क्लियर। तो एक्वेटिक भी आ सकता था, वाटर की जगह एक्वेटिक वर्ड भी आपको यहाँ पे मिल सकता था, तो एक्वेटिक लगाते। टेरेस्ट्रियल जमीन के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिज्म डाई देयर काइंड कंटिन्यू टू लिव ऑन अर्थ। उनकी जो काइंड है वो क्या रहेगी, कंटिन्यू रहती है अर्थ पे। यानी एक व्यक्ति मर जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी जाति ही खत्म हो गई। तो क्यों नहीं खत्म होती, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक दिस पॉसिबल। तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर। अर्थवॉर्म जो है वो किससे सांस लेते हैं, तो किससे लेते हैं, स्किन के थ्रू लेते हैं। जैसे हम लंग्स के थ्रू लेते हैं, अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू लेते हैं। द सराउंडिंग वेयर एनिमल लिव। जो सराउंडिंग जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो रहते हैं, वो क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज हैबिटेट। क्या कहलाएगी, हैबिटेट कहलाती है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर बच्चों। आई होप सारा पेपर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। सेक्शन ए करेंगे, पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय। तो क्या रहेगा, वायरस। पोलियो और चिकन पॉक्स किससे कॉज होते हैं, वायरस से। तो ये अभी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ पे रहेंगे 12 क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा सोर्स होता है जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, यानी जो खत्म नहीं होगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, कोल, पेट्रोलियम, ये खत्म होने वाला है। पेट्रोलियम भी, वाटर नहीं होगा, और नेचुरल गैस भी खत्म होने वाला है, यानी ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। तो रिन्यूएबल सोर्स इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, वाटर जो है आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फॉसिल फ्यूल्स आर। तो फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। द फोर्थ क्वेश्चन, द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बिल्कुल हेयरिंग रेंज जो है ह्यूमन ईयर की 20 हर्ट्ज से 20,000 होती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बूजो मेड द सर्किट एज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर एंड ऑब्जर्व दैट द बल्ब डिड नॉट ग्लो। तो बूजो ने जो है सर्किट बनाया और ऑब्जर्व किया कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ऑन पहली सजेशन ही एडेड वन मोर सेल इन द सर्किट, द बल्ब नाउ ग्लो। अब पहली ने क्या कहा, सजेस्ट किया कि हम इसमें एक और सेल ऐड कर देते हैं, तो जो है सर्किट क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया। मतलब सर्किट जो है, सर्किट में एक और सेल ऐड कर देते हैं, यानी एक सेल तो ये है और एक और सेल हम कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे। तो अब जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा। तो आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि वाई बल्ब ग्लो नाउ, क्लियर। तो इसमें क्या हुआ कि जब एक सेल था तो वोल्टेज कम थी। हो सकता है कि बल्ब जो है वो कुछ बड़ा हो, उसको ज़्यादा वोल्टेज की नीड हो। जैसे ही दूसरा सेल ऐड किया तो वोल्टेज जो है वो क्या हो गई, एनहांस हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, बल्ब जो ग्लो है वो करने लगा। तो आंसर लिख देंगे, व्हेन पहली सजेस्ट एडिंग वन मोर सेल इन सीरीज टू द सर्किट इट इंक्रीज द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। इससे क्या हुआ कि जो टोटल वोल्टेज है सर्किट की वो इंक्रीज हो गई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसी में और दिया गया है, ठीक है। तो वाई इज अ लेयर ऑफ जिंक कोटेड ओवर आयरन। आयरन के ऊपर जिंक की लेयर क्यों कोटेड की जाती है, बिकॉज अ लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ओवर आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। ताकि इसके ऊपर क्या ना लगे, जंग ना लगे, रस्ट ना लगे, इसीलिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। तो इसको और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेम द पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इन इट। तो कौन सा पार्ट है जो लाइट की एंटरिंग को कंट्रोल करता है, तो आयरिस पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, आयरिस। आयरिस जो है वो क्या करता है, वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है। लाइट जो एंटर करती है वो प्यूपिल से करती है, लेकिन प्यूपिल को कंट्रोल कौन कर रहा है, आयरिस। तो जो पार्ट है आई का जो लाइट एंटर को कंट्रोल कर रहा है वो कौन हो जाएगा, आयरिस हो जाएगा।
और में दिया गया है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। जो इमेज प्लेन मिरर से फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है और लेटरली इन्वर्टेड, यानी जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देता है और जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देता है, तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ टेडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, तो कौन से प्रोसेस से जो टेडपोल है वो एडल्ट जो होता है, तो दैट इज द बाय मेटामॉर्फोसिस। 8th क्वेश्चन रहेगा, ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं जब ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है? मैन्योर फॉर्म करते हैं, विच कैन सुटेबली एनहांस द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैन्योर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेम टू खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं? जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं, जिनको पानी की नीड ज़्यादा होती है। तो 2 के नाम लिखने हैं, तो कोई भी आप लिख सकते हो, हम लिख रहे हैं कॉटन, पैडी, सोयाबीन, ठीक है, आप ग्राउंड नट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस पे, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर से क्या लगता है? प्रेशर लगता है, एयर का प्रेशर लगता है। क्लियर? और एयर का प्रेशर किस पे डिपेंड करता है कि एयर के अंदर किस तरह के कंटेंट है, क्या उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर एयर का जो प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग वेट, स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया जाता है वेट को मेजर करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। क्या नाम हो जाएगा? लैरिंग्स हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 12 1 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे और अच्छे से सारे आंसर भी आपको क्लियर हैं कि कैसे लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द नेम ऑफ द रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन द फॉलोइंग पिक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? जिसके अंदर मेल गैमीट फीमेल गैमीट इन्वॉल्व नहीं होते, यानी केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये किसमें, ये किस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? दैट इज द बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन किस में होता है? तो आपको ऑर्गेनिज्म का नाम भी देना है, तो अमीबा हो जाएगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म अमीबा। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है ओनली फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, तो हम इसको जो है करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नेम टू एनिमल्स एज एग्जांपल इन विच इट अकर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, बोथ गैमीट आर इन्वॉल्व, और एग्जाम्पल आपको देने हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विद जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल रहेंगे, एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इंक्लूड ह्यूमंस एंड डॉग्स, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2 मार्क्स का है। गिव द कंप्लीट नेम ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी, सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म लिखनी है एंड गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ से इसका आंसर कर देंगे। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड एलपीजी की हो जाएगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या रहेंगे? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज, व्हाट इज इस टाइम पीरियड। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है 50 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 50 हर्ट्ज है। तो आपको टाइम पीरियड निकालना है। अब आप सब बच्चों को पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल जो रिलेशन है वो होता है। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है? फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड दैट इज t इज इक्वल टू 1/f, और टाइम पीरियड हमें निकालना है तो फ्रीक्वेंसी 50 है, तो 1/50 यानी आंसर क्या हो जाएगा? 0.02 सेकेंड्स। सो द टाइम पीरियड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.02 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सर्किट्स केयरफुली, इन विच सर्किट विद द बल्ब ग्लो, गिव योर आंसर बाय राइटिंग येस और नो फॉर बोथ ए एंड बी। तो इसमें तो देखिए क्या जोड़ा गया है, इसमें पीस ऑफ कोल है, और कोल जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर जो बल्ब है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? नो लिख देंगे। अब यहाँ पे आयरन नेल जोड़ी गई है और ये गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा और यहाँ पे हम यस लिख देंगे, ठीक है। तो बस इसमें इतना सा ही इसमें आपको आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, ठीक है। So most liquids that conduct electricity are solutions of, जिनमें से जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो किसके सॉल्यूशन होते हैं? मेनली वो सॉल्यूशन होते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के, क्योंकि एसिड बेसिस सॉल्ट्स वो जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बी है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेज, तो जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सॉल्यूशन में से, तो क्या इफेक्ट कॉज होता है? तो केमिकल इफेक्ट कॉज होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आ जाएगा व्हाट आर द टू स्टेट्स ऑफ मोशन, ठीक है। 2 स्टेट लिखनी है आपको मोशन की, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आप लिख सकते हो। आंसर अभी हम कर लेते हैं। एटलीस्ट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड टू अप्लाई ए फोर्स, तो फोर्स अप्लाई करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट मिनिमम चाहिए? तो मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट तो होने ही होने चाहिए। तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे टू स्टेट ऑफ मोशन। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी प्रोवाइड कराई है यूनिफॉर्म मोशन की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ वेरिंग स्पीड और चेंज डायरेक्शन, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड ऑब्जेक्ट्स नीडेड टू अप्लाई ए फोर्स, दैट इज एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट आर नीडेड टू अप्लाई ए फोर्स। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? एंड विच आर द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड टू द सॉइल बाय अ केमिकल फर्टिलाइजर। सबसे पहले फर्टिलाइजर की डेफिनेशन देखेंगे। फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू सॉइल और प्लांट्स टू सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड एनहांस क्रॉप यील्ड, ठीक है। सॉइल और प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ अच्छी करते हैं। द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स, बी पार्ट रहेगा, द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय केमिकल फर्टिलाइजर। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो केमिकल फर्टिलाइजर जो है प्रोवाइड करते हैं? दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। क्या रहेगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के 3 एडवांटेजेस आपको देने हैं। यहाँ से आंसर करेंगे तो मैन्योर के एडवांटेजेस क्या रहेंगे? फर्स्ट पॉइंट रहेगा इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। सेकेंड है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, इट सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल लिख सकते हो। इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो मैन्योर इंक्रीजिंग द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द सॉइल। जो मैन्योर डालने से क्या होता है कि जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सॉइल के अंदर ग्रोथ अच्छे से होती है। सॉइल के अंदर जो है उनकी बढ़ोतरी होती है जब मैन्योर डाला जाता है, जिससे कि फसल अच्छी होती है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है। नेक्स्ट इसमें और में जो आंसर दिया, और में जो क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन देनी है। एंड द स्टेट द इम्पोर्टेंट स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, और इम्पोर्टेंट स्टेप्स कौन से रहेंगे? सो यहाँ से आंसर करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रेफर टू द मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन फार्मिंग टू कल्टीवेट क्रॉप्स एंड रेज लाइव स्टॉक इफेक्टिवली, ठीक है। तो मेथड और टेक्निक्स हैं जिनके चलते जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी होती है और जो लाइव स्टॉक है वो इफेक्टिवली इंक्रीज होता है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? लैंड प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद सोइंग करते हैं, देन इरिगेशन पानी देते हैं, सिंचाई करना, देन फर्टिलाइजेशन यानी उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाला जाता है, उसके बाद वीड्स एंड पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, एंड लास्ट में फिर हार्वेस्टिंग की जाती है। लास्ट में फिर आप एक स्टेप और भी दे सकते हो, स्टोरेज का दे सकते हो, ठीक है। स्टोरेज का स्टेप यहाँ पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आप देख सकते हो सीएनजी। सीएनजी जो है वो क्या है? सीएनजी एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। सीएनजी कैसा फ्यूल है? तो इसको हम करेंगे, ठीक है। सो सीएनजी क्या है? एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कैसा है? एक रिन्यूएबल सोर्स है, तो इसमें आपका ए हो जाएगा, रिन्यूएबल सोर्स है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम इज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड है। एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट 98% कार्बन कंटेंट जो है वो एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोल्टार। कोल्टार जो है एक विस्कस लिक्विड है। एंड वैक्सी मटीरियल, कैरोगन क्या है? एक वैक्सी मटीरियल है। तो ये जो है इस तरह से आप इसके आंसर कर दोगे। ये मैच हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10,
आंसर बताने हैं आपको। आंसर द फॉलोइंग। ए पार्ट दिया गया है, डज एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक, नेम द पार्ट। तो क्या कोई हमारी बॉडी का पार्ट है जो वाइब्रेट करता है जब हम बोलते हैं? तो बिल्कुल वोकल कॉर्ड होती है। आंसर भी हम करेंगे। सेकंड बी देखिए, Anil saw a cracker burst at night at a distance from his house. He heard the sound of the cracker a little later after seeing the cracker burst and give the reason for the delay in hearing the sound. तो इसमें आ जाएगा, अनिल जो है क्रैकर देखता है फ्रॉम हिज हाउस। अब उसको साउंड जो है वो बाद में सुनाई दी, लेकिन वो ब्रस्ट पहले हुआ। तो आपको रीज़न बताना है कि साउंड हियर करने में उसको डिले क्यों हुआ। सी देखेंगे, नेम द टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। तो आंसर देखते हैं। सो आंसर रहेगा यस, द वोकल कॉर्ड इन द लैरिंग्स वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक। तो जो वोकल कॉर्ड है वो लैरिंग्स में वो वाइब्रेट करती हैं जब हम बोलते हैं। बी रहेगा, रीजन फॉर द डिले इन हियरिंग द साउंड। तो क्यों डिले रहा? द डिले इन हियरिंग ऑफ साउंड अकर बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। अनिल सॉ द क्रैकर बर्स्ट फर्स्ट बिकॉज लाइट फ्रॉम द एक्सप्लोजन रीच्ड हिम बिफोर द साउंड डिड, रिजल्टिंग इन द साउंड अराइविंग लेटर। कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, इसीलिए हमारे तक पहले स्पीड ऑफ जो लाइट है वो हमारे तक पहले आती है और साउंड बाद में आती है। नेक्स्ट देखिए, नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो रस्सी जो है उससे कंपन होने के बाद जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है उसका नाम लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा? गिटार और वायलिन का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस विद एनी 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। क्राइटेरिया लिख के म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन से आपको पेपर करना चाहिए। तो क्राइटेरिया में क्या है, हम सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस जो लिख रहे हैं वो किसके बारे में लिख रहे हैं? पिच एंड फ्रीक्वेंसी। तो म्यूजिकल जो साउंड होती है उसकी एक डेफिनेट पिच होती है और फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन नॉइस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, लाइक अ स्पेसिफिक पिच और फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखिए, रेगुलरिटी ऑफ वाइब्रेशन। तो प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन। एक जो है एक रेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जो नॉइस होता है उसके अंदर कोई रेगुलरिटी नहीं होती, अराइजेज फ्रॉम इरेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस। नेक्स्ट देखिए, परसेप्चुअल क्वालिटी दिया गया है। परसेप्चुअल क्वालिटी रिसीव्ड एज प्लेजेंट एंड हारमोनियस, यानी हमें सुनने में अच्छा लगता है। आप सिंपल प्लेजेंट भी लिख सकते हो। क्लियर, एंड ये कैसी होती है? अनप्लेजेंट होती है। परसीव्ड एज अनप्लेजेंट और एनॉइंग, बहुत ही ज़्यादा कानों को चुभने वाली ये नॉइस होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल एट द रोप। तो हमें अगर वाटर ड्रॉ करना है वेल से तो क्या करना पड़ेगा? उसको पुल करना पड़ेगा। अ चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। एक चार्ज बॉडी दूसरी जो चार्ज बॉडी होती है उसको क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। टू मूव अ लॉडी ट्रॉली वी हैव टू पुल और पुश इट। अगर कोई भी लॉडी ट्रॉली है उसको हमें मूव कराना है तो आप देखिए उसको पुश करोगे तो भी वो मूव करेगी और पुल करोगे तो भी वो मूव करेगी। तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हो, पुल और पुश। सी दिया गया है और में, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का वो दूसरे नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी दिया गया है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 है तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। तो ये इसका आंसर हो जाए, ये जो है आपका पैराग्राफ हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का रहेगा। तो इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? दैट इज द शुगर इज कन्वर्टेड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर आपका रहेगा शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। डी इज द राइट आंसर। नेम द बैक्टीरिया विच व्हेन एडेड टू मिल्क मल्टीप्लाई इन इट एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो कौन सा बैक्टीरिया है? बहुत ही ईजी है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, लुइस पास्चर, फ्रेंच केमिस्ट, इन 1857 डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ। तो लुइस पास्चर ने कौन सा प्रोसेस डिस्कवर किया था? दैट इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें कौन सा जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है? तो नोस्टो, कैनाबिना, एजोबैक्टर,
एजोटोबैक्टर और इसमें लैक्टोबैसिलस। तो बाकी सारे हैं नोस्ट्रोक, एनाबीना, ये सब जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, बट इसमें जो नहीं करता है दैट इज द लैक्टोबैसिलस। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस क्लोज पाथ अलोंग विच करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। याद रखिएगा बच्चे, हमेशा जो करंट फ्लो करता है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। An electric circuit consists of a cell or battery connecting wires, a bulb and switch. So which of the device use a battery? Which of the devices use a battery? तो देखिए टॉर्च में भी बैटरी लगती है, ट्रांजिस्टर में भी, और टीवी रिमोट कंट्रोल होता है उसमें भी। तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन ए डिवाइस इज, अरेंजमेंट कैसे हो सकती है? तो अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे भी होती है जैसे आपने टॉर्च में देखा है, और कुछ के अंदर जो अरेंजमेंट है वो ऐसे भी रहती है। क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से हो सकती है अरेंजमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा? साइड बाय साइड या वन आफ्टर द अदर। तो सी आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज इन। तो स्विच जो है कौन सी पोजीशन में होना चाहिए जब बल्ब ग्लो करेगा? तो ऑन पोजीशन में होना चाहिए। और में देखेंगे when the switch is on position the electric circuit is said to be। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट भी कह सकते हो और क्लोज भी कह सकते हो। तो आंसर आपका ए एंड सी रहेगा। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। व्हेन लाइट रीचेज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब लाइट जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है, द लाइट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग थ्रू द ऑब्जेक्ट लिविंग एन एरिया ऑफ डार्कनेस ऑन द अदर साइड। ठीक है, शेडो बनती है ना, अगर लाइट के बीच में कुछ भी आ जाए ओपेक ऑब्जेक्ट तो दूसरी तरफ क्या बनेगी? शेडो बनेगी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है द लाइट कैन मूव थ्रू इट, लाइट उससे आर पार चली जाएगी। इफ द ऑब्जेक्ट इज शाइनी, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है? शाइनी है, द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑफ इनटू द ए डिफरेंट डायरेक्शन। तो लाइट जो है वो डाइवर्स हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कौन सा रहेगा? दैट इज द सन जो है वो क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, अपनी लाइट किसके पास नहीं है? तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अपनी लाइट किसके पास नहीं है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, शाइनिंग स्टार दिया गया है, ठीक है, शाइनिंग मिरर, लाइट बल्ब, स्टार एंड लाइटेड मैच स्टिक। तो इसमें अपनी लाइट देखिए, लाइट बल्ब जो है उसके पास भी है, स्टार भी है, लाइटेड मैच स्टिक भी है। तो इसमें शाइनिंग मिरर आ जाएगा, उसके पास अपनी लाइट नहीं है। स्टार्स जो है वो कैसे हैं? लुमिनस, नॉन लुमिनस, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो स्टार कैसे हैं? उनकी अपनी लाइट एनर्जी होती है, लाइक सन भी क्या है? एक स्टार है। तो ये क्या हो जाएगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड दिया गया है, अ टॉर्च इज, टॉर्च जो है वो कैसी है? टॉर्च जो कैसी हो जाएगी? लुमिनस हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गिवन बिलो इज अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये किसका डायग्राम है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आप देख सकते हो टेस्टिस है, पेनिस एंड स्पर्म। उसके बाद द मेल, इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये लेबलिंग जो की गई है, स्पर्म जो है इसके अंदर तो दिखा सकते हैं हम कि यहाँ से फॉर्म होके इसके अंदर, बाकी ये ट्यूब जो है ये स्पर्म नहीं है। क्लियर है? तो कुछ बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाएं कि स्पर्म क्या दिया हुआ है। द मेल जब रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड, तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो क्या है? दैट इज द स्पर्म। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड ओवम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या है? ओवम है। उसके बाद द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, ये टेस्टिस है तो इसी में फॉर्मेशन होती है स्पर्म की। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है द स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। तो टेस्टिस से यूरेथ्रा जो स्पर्म है वो ट्रांसफ़र होती है, दैट इज बाय वास्ट डिफरेंस। तो ये आ जाएगा फोर्थ का एक क्वेश्चन, जो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? ए रहेगा। क्लियर है? उसके बाद वास्ट डिफरेंस। नेक्स्ट और में विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, बट हम इसको करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। रिप्रोडक्शन इज द क्राइटेरिया ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कैन गिव राइज टू न्यू यंग वंस। तो नए बच्चों को पैदा करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। द ऑफस्प्रिंग ग्रोज मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर कॉल्ड। तो कौन से एनिमल्स जो है वो हैं न्यू यंग वंस को जन्म देते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो वीवी पैरस कहते हैं। क्लियर? टेडपोल इज अ डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ दिस। तो फ्रॉग जो है उसके अंदर
टेडपोल डेवलपिंग स्टेज होती है तो फ्रॉग्स आ जाएगा। वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट जनरली टेक्स प्लेस, तो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट जो है वो कहाँ पे फ्यूजन होती है, दैट इज इन द फैलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर आपका ए होगा, फैलोपियन ट्यूब। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेल जो है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है दैट इज नोन एज जाइगोट, उसको क्या बोलते हैं हम, जाइगोट बोलते हैं। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। आई होप सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। सेक्शन ही दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क को कर्ड में जो है कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है। डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं। देखिए, जब आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें जो अपना लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखाई देता है, राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। सो इन एन इमेज व्हेन लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन राइट एंड राइट साइड अपीयर ऑन लेफ्ट, दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो यहां से इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेयर इज द एम्ब्रियो एम्बेडेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर द डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जो है वो कहाँ एम्बेडेड होता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, फॉर द डेवलपमेंट इन यूट्रस। कहाँ होता है? यूट्रस में। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, पेट्रोलियम। ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट कॉल्ड, टेस्टिस जो है मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं जिसको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको हम, हार्वेस्टिंग कहते हैं। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, उसको काटना। कोल्टार इज व्हाइट थिक लिक्विड विद प्लेजेंट स्मेल, तो देखिए पहले तो कोल्टार व्हाइट ही नहीं होता, थिक होता है लेकिन प्लेजेंट स्मेल नहीं होती, बहुत गंदी स्मेल होती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एंजाइटी एंड अदर हेल्थ डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय नॉइस पॉल्यूशन। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो लैक ऑफ स्लीप है, हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, वो सभी डिसऑर्डर नॉइस पॉल्यूशन से कॉज होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेन्योर इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो मेन्योर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है सॉइल की, दैट इज द ट्रू, ये क्या रहेगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट चेंज इट्स स्पीड, अगर हम जो है फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है तो वो जो है इंक्रीज की जा सकती है, अगर ज्यादा है तो वो डिक्रीज की जा सकती है बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, राइट टू यूजेस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के दो यूज जो है आपको बताने हैं। तो बहुत इजी है, एक तो मोटर फ्यूल में हम इसका यूज करते हैं, दूसरा इसको हम सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं एज ए ड्राई क्लीनिंग एजेंट, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और में दिया गया है, इसमें आपको बताना है इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, इनएग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो खत्म नहीं होते हैं। तो सनलाइट बताइए आप, इनएग्जॉस्टिबल होगा या एग्जॉस्टिबल, तो सनलाइट जो है इनएग्जॉस्टिबल हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म नहीं होता। एयर भी क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है। पेट्रोलियम क्या है, एग्जॉस्टिबल है। और नेचुरल गैस क्या है, ये भी एग्जॉस्टिबल है। तो ये इसका आंसर रहेंगे, यहां से आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज अ मेटल डिश फिल्ड विद वाटर इज स्ट्राइक्ड एट इट्स एज विद अ स्पून, व्हाट चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व। एक मेटल डिश है जिसको, जो वाटर से भरी हुई है, उसको एक स्पून से मारा जाता है तो उसमें क्या दिखाई देगा। तो आपको पता है कि अगर हम ऐसे स्पून से मारेंगे तो उसमें वाइब्रेशंस बनेंगी, कंपन पैदा होगी, पानी अंदर हिलता हुआ दिखाई देगा। तो बस यही आंसर लिख देना है। इट प्रोड्यूस साउंड, एक तो साउंड प्रोड्यूस होगी, एंड वेव्स कैन बी सीन ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, और सरफेस पे जो है क्या दिखाई देंगे, वेव्स दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गिव इट्स यूजेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इसके यूजेस क्या रहेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की जो लेयर जो है कोट कर देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यूजेस में देखेंगे, क्रोमियम प्लेटिंग ऑन कार पार्ट्स पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन,
आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। अगला है और में दिया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग मटेरियल इज गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपको बताना है। तो देखिए गुड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं। एक तो मेटल जो है वो सारी गुड कंडक्टर होती हैं, ठीक है। दूसरी जो एसिड्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, बेसिस जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा सॉल्ट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे लेमन जूस कैसा है, ये गुड कंडक्टर होगा। टैप वाटर के अंदर आयंस होते हैं तो ये गुड कंडक्टर होगा। हनी ये गुड कंडक्टर नहीं है, और ऑयल कैरोसिन ये भी गुड कंडक्टर नहीं है। तो यहां से आप इसका आंसर कर लेंगे। दैट इज गुड कंडक्टर ए लेमन जूस हो जाएगा, बी पुअर कंडक्टर, सी गुड कंडक्टर, डी जो है पुअर कंडक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन वीवीपैरस एंड ओवीपैरस एनिमल्स। तो वीवीपैरस एंड ओवीपैरस में क्या डिफरेंस रहेगा। तो ओवीपैरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो एग ले करते हैं, और वीवीपैरस जो यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ करते हैं। तो वीवीपैरस होंगे गिव बर्थ टू यंग वंस, फॉर एग्जांपल डॉग है, काउ है। और ओवीपैरस कौन से हो जाएंगे, जो एग ले करते हैं, लाइक बर्ड्स हैं, फिश हैं, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल। मेटामॉर्फोसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा का इनटू एडल्ट। एकदम जो ड्रास्टिक चेंज होता है ना, एक तो होता है धीरे धीरे चेंज होना, एक होता है एकदम एक स्टेज ऐसी आती है कि जब एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। फॉर एग्जाम्पल है फ्रॉग है, सिल्कवॉर्म है, ये सब इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वाई पोर्टर्स प्लेस a round piece of cloth on their heads when they have to carry heavy loads। जो पोर्टर होते हैं वो अपने सिर पर जब हम बोझ उठाते हैं, नॉर्मली समझिए, जब हम बोझ उठाते हैं तो अपने सिर पे जो है कपड़ा का राउंड राउंड बना के और वो रखते हैं ना सिर पे, तब हम वेट रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम डायरेक्ट रखेंगे तो जो पूरा फोर्स है वो एक ही पॉइंट पे हमारे सिर पे आ जाएगा, जिससे हम बहुत देर तक उस बोझ को उठा नहीं पाते। सो आंसर रहेगा इट इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लोड एंड इट जो है प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस। सिर पे प्रेशर जो है वो कम हो जाता है एंड एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट वो बढ़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम द टाइप ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो टाइप ऑफ फोर्स क्या रहेगा इन कंडीशंस में, लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर, तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, मस्कुलर फोर्स। एंड पेपर अटैच टू अ चार्ज स्केल, जब ऐसे अगर हम स्केल को बालों में रगड़ के और पेपर के पास लेकर जाते हैं तो वो पेपर क्या होते हैं, स्केल की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा फोर्स है वो, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाउ हैज बीन पेट्रोलियम फॉर्म्ड, पेट्रोलियम जो है वो कैसे फॉर्म्ड होता है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी, डेड बॉडीज सेटल एट बॉटम। ठीक है, जो समुद्र में डेड बॉडीज जो है वो ऑर्गेनिज्म मर गए, वो बॉटम में सेटल हो गए। एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्म डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम। हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो है उसकी वजह से जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए, दे ट्रांसफॉर्म इनटू द पेट्रोलियम। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां से आप यहां से इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे, मस्कुलर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सपोज अ स्टिक इज स्ट्रक अगेंस्ट फ्राइंग पैन विच इज केप्ट इन वैक्यूम। अब एक जो फ्राइंग पैन है वो कहाँ रखा गया है, वो वैक्यूम में रखा गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपने उसको स्ट्रक किया है, किसी चीज से मारा, विल फ्राइंग पैन वाइब्रेट, तो बिल्कुल वाइब्रेट करेगा, उसमें साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी लेकिन वो वाइब्रेट करेगा। विल बी एबल टू हियर द साउंड, क्या हम उसमें उसके साउंड को सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। क्यों, क्योंकि वो कहाँ रखा है, वैक्यूम में रखा है। वैक्यूम बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करती है, इसीलिए वैक्यूम में रखी हुई चीज हमें सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो यहां से आंसर कर लेंगे, फ्राइंग पैन विल वाइब्रेट, नो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है और में दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का क्या फंक्शन है। तो देखिए ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम आपको पता है ये ईयर है, तो यहाँ पे ईयर ड्रम है, उसके बाद यहाँ से जो मिडल ईयर है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आउटर ईयर तो जो वाइब्रेशन है उनको कलेक्ट करेगा, फिर यहाँ से जो ईयर ड्रम है ये क्या करेगा, ये जितनी भी वाइब्रेशन है उनको इनर ईयर में पास करेगा। क्लियर, तो देखिए टू सेंड वाइब्रेशंस टू इनर ईयर, तो इसका काम ये हो जाएगा। डज साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल, क्या साउंड जो है उसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, तो बिल्कुल चाहिए, यस मीडियम चाहिए। राइट सिंबल ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स का सिंबल क्या होगा, दैट इज HZ।
ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो बेटा। इस तरह से जो है यहाँ पे आपको लेंस बना देना है, ये बना देना है। यहाँ पे ये जो है आप सिलेरी मसल्स बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा आगे निकाल के ये हो गई आयरिस, ये बीच का हो गया पार्ट प्यूपिल, ठीक है। और जो है इस तरह से ये कॉर्निया बना देंगे। यहाँ पे ये रेटिना बन जाएगी, ये जो है ऑप्टिक नर्व्स हो जाएंगी। क्लियर? तो इस तरह से आप इसमें बना देंगे। आगे जो है ये कॉर्निया का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। क्या रहेगा? सन और टॉर्च जो है ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। उसके बाद और में है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आईज। हम अपनी आईज की देखभाल कैसे कर सकते हैं। कोई भी 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। आंसर रहेगा कि हमें जो है स्पेक्टिकल्स यूज करने चाहिए। डोंट लुक एट सन, डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देखना चाहिए। नेवर रब आईज रब नहीं करनी चाहिए। वॉश आई फ्रिक्वेंटली विद वाटर। रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस, ठीक है। नॉर्मल डिस्टेंस से हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स। जो स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो पट्टियां हैं वो चौड़ी बनाई जाती हैं, पतली नहीं बनाई जाती। वाई? तो बहुत इजी है। अगर पतली पट्टी बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो कंधे हैं उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा क्योंकि एरिया कम हो जाता है ना। तो देखिए, एक तो इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टी है, जो बोझ है वो इतने एरिया में जो है स्प्रेड हो गया, फैल गया। और एक इतनी सी चौड़ी पट्टी है, बस इतनी सी। अब क्या होगा, यहाँ पे दबाव ज्यादा लगेगा क्योंकि प्रेशर क्या होता है, देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। अगर एरिया ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है। और अगर एरिया कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो अगर कम चौड़ी पट्टी होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है, और प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो ये इसका लॉजिक रहता है। उसके बाद सेक्शन सी दिया गया है, तो यहां से इसका आंसर कर लेंगे। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विद शोल्डर एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन शोल्डर। इसीलिए जो पट्टियां हैं वो कैसी बनाई जाती हैं, वो चौड़ी बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन सी है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसको आपको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। इसमें रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है, सॉइल इज रिप्लेनिश थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट। तो ये इसमें दिया गया है। वाटर, पानी जो है डालना पौधों में, वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज इरिगेशन। क्या कहलाएगा? इरिगेशन। सो अब क्वेश्चंस देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। इनमें कौन सा सोर्स जो है इरिगेशन का नहीं है। वेल्स भी है, रिवर भी है, ट्यूबवेल भी है, गैस पाइपलाइन से इरिगेशन नहीं होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर क्या है। एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर इज यूरिया, ठीक है। पैडी इज ग्रोन इन रेनी सीजन बिकॉज। तो पैडी जो है रेनी सीजन में ग्रो की जाती है बिकॉज इट रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। ये क्या है, ये जो है लॉट ऑफ वाटर इसको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यूज होने वाला टूल जो है वो कौन सा नहीं है। तो प्लॉ भी है, हो भी है, कल्टीवेटर भी है। फर्टिलाइजर तो मैन्योर एक तरह का जो है उसको न्यूट्रिशन देता है, एग्रीकल्चर के टूल की तरह यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, we see so many objects around us. When we light a candle or a torch, we can see the object placed in a room. ठीक है, जब भी हम कैंडल और टॉर्च जला लेते हैं तो एक रूम में हम चीजों को देख पाते हैं। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। विदाउट लाइट हम चीजों को नहीं देख सकते। ऑब्जेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। Luminous objects emit their own light. Light travel in straight line. That's why when opaque object obstruct to a shadow form. जब भी लाइट, जैसे कोई भी जो है, मान ली बीच में यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे आप टॉर्च लगा रहे हो, तो बीच में अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या मिलेगी आपको, तो आपको यहाँ पे शेडो मिलेगी। क्या मिलेगी? शेडो, ठीक है। तो शेडो कब बनती है? जब लाइट सोर्स के बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए। आपको पता ही है ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होती है, जिनसे लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, पास नहीं होती। व्हेन लाइट बाउंस बैक फ्रॉम शाइनी सरफेस। तो जो है, जो लाइट बाउंस होती है शाइनी सरफेस से, उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए मिरर है, यहाँ से लाइट आई और वापस इस तरह से बाउंस हो गई, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज टू गेट इमेज ऑफ सन। सन की इमेज को जो है किससे हम देख सकते हैं, कौन सा डिवाइस रहेगा? तो पिन होल कैमरा से हम सन की इमेज देख सकते हैं।
विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, कौन से ऑब्जेक्ट अपने आप में से लाइट पास नहीं होने देते, दे आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट पास होने देंगे, ट्रांसल्यूसेंट धुंधला रहता है और ओपेक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और में दिया गया है एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे बटर पेपर जो है दैट्स अ ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक बार इसको अच्छे से अपने आप रीड करेंगे। इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बाय सिंबल। हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को सिंबल से यूज करते हैं, जैसे ये सेल है, ठीक है ना, ये बैटरी बन गई, इस तरह से है। यूजिंग दीज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम। तो हम सर्किट डायग्राम से सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मीट क्विकली एंड ब्रेक्स व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। So these material are used to for making electric fuse which prevent fire and damage to electrical appliances. तो ये जो मटेरियल है उसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है और इजीली वो ब्रेक हो जाता है अगर लाइट वो ज्यादा आ जाए, जो करंट है वो ज्यादा फ्लो कर जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। द कोयल ऑफ वायर कंटेंड इन इलेक्ट्रिक हीटर, जो कोयल होती है वायर की हीटर में जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है एन इलेक्ट्रिक आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो जो भी चीजें गर्म होती है ना, लाइक हीटर है, प्रेस है, स्टोव, ये हॉटकेस होता है, माइक्रोवेव है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। The sound produced in an electric doorbell is due to, sound produced in an electric doorbell वो किस पे काम कर रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, किस पे काम कर रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है और में दिया गया है फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होगी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। नेक्स्ट देखिए, मैच करना है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या किया था, फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर ने क्या किया था, फर्मेंटेशन। एंटीबायोटिक का नाम बताना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, उसके बाद एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एल्गी का नाम देना है, क्लेमाइडोमोनास इज द नेम ऑफ एल्गे। प्रिजर्वेटिव क्या है, सोडियम बेंजोएट इज द प्रिजर्वेटिव। एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स इज अ कैटल डिजीज, जो पशुओं में होने वाली बीमारी है वो एंथ्रेक्स है। तो ये आप इस तरह से मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर और में दिया गया है री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय करेक्टिंग द अंडरलाइन टर्म्स। री राइट करना है, जो अंडरलाइन है ना ये गलत है, इनको ठीक करके लिखना है। सो बैसिलस एंथ्रेक्स कॉजेज मलेरिया डिजीज, तो बिल्कुल नहीं, बैसिलस एंथ्रासिस जो है वो एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है, ना कि मलेरिया। शुगर इज यूज टू प्रिजर्व आंवला और मैंगो पिकल्स। आंवला और मैंगो पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए शुगर नहीं, मेनली सॉल्ट एंड ऑयल का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होता है, सॉल्ट एंड ऑयल का। लुइस पास्कल डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन। लुइस पास्कल ने नहीं, लुइस पास्चर ने की थी। राइजोबियम लिव इन द स्टेम, स्टेम में नहीं होते, रूट में होते हैं राइजोबियम, जो बैक्टीरिया हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के। अवर एटमोस्फेयर हैज 20% नाइट्रोजन गैस। नो, 20 नहीं होती, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में। द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। तो ये ब्रेड और इडली जो है वो राइज करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के कारण नहीं, ऑक्सीजन के कारण नहीं, निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप बच्चे सारा जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। सेक्शन ए दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। ठीक है, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज अ थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड हैज अनप्लेजेंट ऑर्डर। तो पेट्रोलियम जो है दैट इज अ थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड हैज अनप्लेजेंट ऑर्डर। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेडपोल इनटू एडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, फोर्थ है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, एंड मीडियम मे बी लिक्विड, मे बी सॉलिड एंड मे बी गैसियस। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये हो जाएगा ट्रू, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। A human ear can hear the sound of 20 hertz to 20,000 hertz frequencies. Is it true or false? तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेवंथ है, एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर पैडी एंड मेज। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। एट्थ है, मैन्योर इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू।
क्वेश्चन नंबर 9 है, a student prepare a circuit according to the following diagram but the bulb does not glow in the circuit, look at the circuit and find the reason। तो ये सर्किट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए ये बैटरी लगी हुई है, तो इसमें जो बैटरी में सेल्स हैं ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है, दे आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड। तो ये प्रॉपरली कनेक्टेड कैसे होंगे, तो इसमें देखिए एक पॉजिटिव, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 3 सेल लगे हुए हैं। ये जो है इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे और ये कनेक्शन होगा प्रॉपर बैटरी के लिए, ठीक है। सेल्स इस तरह से जोड़े जाएंगे, तो इसमें दोनों तरफ पॉजिटिव हैं, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। आंसर हो जाएगा सेल्स आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड सो बल्ब विल नॉट ग्लो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, बाय विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। तो इसमें आ जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, नेम 2 ओवीपेरस एनिमल्स। तो 2 ओवीपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो कि जो एग ले करते हैं। तो हैन, स्पैरो, फिश जो है वो क्या हो जाएंगे, ओवीपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल। डिफाइन प्रेशर। प्रेशर क्या है, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, दैट विल बी द प्रेशर। सेक्शन बी देखेंगे, सेक्शन बी दिया गया है वाई सन वाटर एंड एयर आर कॉल्ड इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल क्यों है, क्योंकि ये यूज़ जब हम करते हैं इनको तो ये ख़त्म ना होने वाले हैं, इसीलिए इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। आंसर लिख देंगे, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, सो दीज आर कॉल्ड सो, ठीक है। इसलिए इनको हम इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में और हम यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच 2 प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स डिटरमाइन द लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज हैं जो कि लाउडनेस और पिच को डिटरमाइन करती हैं। तो देखिए लाउडनेस इज ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। जो लाउडनेस है वो किससे यहाँ पे डिटरमाइंड होती है, एम्पलीट्यूड से। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है एम्पलीट्यूड है। एंड पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। पिच जो है वो किससे डिटरमाइंड होगी, वो फ्रीक्वेंसी से होगी। एक सेकंड में कितनी ज़्यादा वेव्स बनती हैं उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, पिच होती है। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिशियन ऑलवेज वियर अ रबर ग्लव्स एंड रबर स्लीपर वाइल डूइंग रिपेयर वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, वाई। तो इसमें क्या आ जाएगा, because rubber gloves and rubber slippers they are insulator substance so the electrician will be safe for experience of electric shock। तो ये इंसुलेटर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिससे करंट नहीं लगेगा, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी। बॉडी के आउटसाइड अगर फर्टिलाइजेशन होता है, लाइक फिश में, फ्रॉग में, ठीक है ना, तो इसमें मेल फीमेल, मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करता है, फीमेल एग रिलीज करती है, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एंड इंटरनल में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, काउ, बफेलो, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और में क्वेश्चन दिया गया है ड्रॉ द डायग्राम शोइंग बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो यहाँ से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, अमीबा है। तो सबसे पहले अमीबा में जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो डिवाइडिंग न्यूक्लियस हो जाएगा। उसके बाद जो है ये क्या होगा, ये इस तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और उसके बाद ये डॉटर अमीबा बन जाते हैं। तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में जो बाइनरी फिजन है उसका प्रोसेस बताना है। सो अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, इट बिगिन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई, इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2 डॉटर अमीबा, ईच पार्ट रिसीव ए न्यूक्लियस, 2 डॉटर अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। जो हमने डायग्राम में देखा बस उसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। सो ये डायग्राम हो जाएगा, आप इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, दीज आर द फैलोपियन ट्यूब, ये क्या हो जाएगी, ओवरी, दिस वन इज यूट्रस, एंड ये क्या है, सर्विक्स है, एंड ये पार्ट क्या हो जाएगा, वेजाइना। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एनी टू चेंजेस इन ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन इट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या चेंजेस होती हैं? तो आंसर रहेगा उसकी शेप में चेंज हो सकता है, उसके साइज में चेंज हो सकता है, मोशन में चेंज हो सकता है। सो चेंज इन शेप, साइज एंड ए मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और में दिया गया है विच फोर्स इज अप्लाइड इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट इन कॉन्टेक्ट, व्हाट चेंजेस कैन बी सीन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस फोर्स। विच फोर्स इज अप्लाइड इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट इन कॉन्टेक्ट। जब दोनों दो ऑब्जेक्ट कोई भी आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है एंड उससे क्या उसके अंदर चेंज देखा जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, वो कौन सा फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो उससे उसकी शेप में चेंज आ सकता है, साइज में चेंज आ सकता है, उसके मोशन में चेंज आ सकता है। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए राइट द नेम एंड देयर यूज ऑफ एनी थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के नेम, थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नेम और उसके यूजेस लिखने हैं। आंसर रहेगा एलपीजी फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, कैरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स एंड वैसलीन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए what are audible and inaudible sounds, also mention their frequency। तो audible inaudible sounds क्या रहेंगी? The sounds which we can hear are called audible sounds and that we cannot hear are called inaudible sounds। ऑडिबल साउंड्स 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स तक रहेंगी। इनऑडिबल कौन सी होती हैं? जो 20 हर्ट्स से नीचे होती है यानी इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्स से ऊपर होती है यानी अल्ट्रासोनिक। उनको हम नहीं सुन सकते हैं, जिसकी वजह से उनको हम क्या कहते हैं? इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है नॉइस इज द मेन फैक्टर ऑफ सम मेंटल डिजीजेज। ठीक है, कैन नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड, राइट एनी थ्री मेजर्स। तो नॉइस जो है क्या मेन फैक्टर है मेंटल डिजीज के लिए। क्या हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कोई भी 3 उपाय बताने हैं। आंसर रहेगा यस, नॉइस कैन बी कंट्रोल्ड बाय साइलेंसिंग डिवाइस इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन। तो उसमें हम साइलेंसिंग डिवाइस जो है वो लगा के कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड। ठीक है, ट्रीज उगा के जो नॉइस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यूज ऑफ हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड। जो हॉर्न बार बार हम बजाते हैं तो उसको मिनिमाइज करके भी हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड लेबल इट्स एनी 4 पार्ट। यहाँ से आई का डायग्राम करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए ये लेंस है इस तरह से। ये क्या है? दीज आर द सिलरी मसल्स। ठीक है, जो कि इसको क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। और जो आइरिस है, जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको कंट्रोल करती हैं आइरिस। ये हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा? बीच का स्पेस प्यूपिल है। आगे क्या है? कॉर्निया। यहाँ पे इमेज बनती है रेटिना। दीज आर द ब्लड वेसल्स। दीज आर द ऑप्टिक नर्व जो कि ब्रेन तक जाती हैं। ठीक है, तो आप इतना भी कर लोगे। इसमें देखिए मेन आप ये पॉइंट्स कर लीजिए। एक आइरिस मेन है, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, रेटिना और ये ऑप्टिक नर्व। बस इतने पॉइंट्स आप कर लीजिए। ये बेशक आप इसमें छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके जरूरी है और हर एक का फंक्शन आपको याद करना है। आइरिस का फंक्शन क्या है? कलर देना। कॉर्निया का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन देना और लाइट एंटरिंग में हेल्प करना। प्यूपिल का क्या है? अमाउंट ऑफ लाइट जो है जो एंटर करती है वो प्यूपिल से ही करती है। क्लियर? उसके बाद लेंस का फंक्शन क्या है? इमेज फॉर्मेशन। रेटिना दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या है कि जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक लेकर जाता है मैसेज को। तो ये इसके फंक्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो कुछ इस तरह से आप लिख देंगे ह्यूमन आई इज स्फेरिकल इन शेप, इट्स ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, बिहाइंड द कॉर्निया एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, इन आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। ठीक है, साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस, आई लेंस फॉर्म इमेजेस ऑन रेटिना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्सप्लेन एनी 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विद एग्जांपल। 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल देने हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट क्या है? जिसमें ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं लेकिन फोर्स लगता है। द फोर्स एक्सर्टेड और एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। ठीक है, तो उसमें कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन आयरन और अदर मैग्नेट। सेकेंड है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन बर्ड एटसेट्रा फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है दैट इज
और में वाई द शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रिप्स नॉट थिन स्ट्रैप्स। जो आपके शोल्डर बैग्स होते हैं लाइक स्कूल बैग ही है, तो उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, वो थिन नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए आंसर क्या रहेगा, दैट इज स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द शोल्डर्स एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन द शोल्डर्स। तो अगर क्या होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये रिलेशन होता है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। यानी स्ट्रैप्स अगर चौड़े होंगे तो क्या होगा, उस पर चौड़ाई की वजह से प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा और हम ईजिली बहुत हैवी बैग्स को भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर जो है क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? तो हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लगता है। तो आंसर रहेगा ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है, जैसे एक कार है वो आगे की तरफ चल रही है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी दिया गया है, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा दैट इज फीमेल एनाफ्लिस। फीमेल एनाफ्लिस को किससे मैच करेंगे, इसको करेंगे मलेरियल पैरासाइट कैरियर। फीमेल एनाफ्लिस जो है वो मलेरिया की पैरासाइट कैरियर है। एडीज जो है फीमेल एडीज वो डेंगू वायरस कैरियर है। यीस्ट जो है वो उसके लिए क्या आ जाएगा, ब्रेड। ठीक है, बेकिंग में काम आती है। लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है, सेटिंग ऑफ कर्ड। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायरस इसके लिए आ जाएगा एड्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, रवि वेंट टू विजिट हिज दादाजी इन समर वेकेशन। ही सॉ एवरी डे दैट हिज दादाजी हु इज़ अ फार्मर गोइंग टू हिज फील्ड। वो डेली खेत में जाते हैं। वन डे रवि सॉ सम टूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, सम वर फेमिलियर टू हिम। एक दिन उसने कुछ टूल्स देखे अलग अलग तरह के, जिनसे कुछ उससे वो फेमिलियर था। He asked his Dadaji about the tools. Then his Dadaji told him that all are those were used in farming. कि सभी जो tools हैं वो farming में use होते हैं. New technical tools are also used along with the traditional tools. So answer इसमें क्वेश्चन दिया गया है, to get better yield before sowing seeds the tools used to break soil clumps. तो कौन कौन से यूज़ होते हैं, हो, कल्टीवेटर, प्लो, तो ये तीनों ही यूज़ होते हैं। तो आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द टूल्स यूज फॉर सोइंग द सीड्स, कौन सा टूल जो है सीड को सो करने में यूज होता है, कल्टीवेटर, प्लो ये नहीं होता, इनसे टीलिंग की जाती है। सीड ड्रिल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टूल यूज फॉर प्लोइंग द फील्ड। फील्ड को प्लो करना है तो किससे करेंगे, प्लो से ही करेंगे। नेक्स्ट मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन क्या है, तो ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम, दो याद रखेंगे। ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो मॉडर्न मेथड है इरीगेशन के। इसके अलावा मोट, ढेकली, चेन पंप ये पुराने मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। द इलेक्ट्रिक सर्किट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट एंड इज यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर वेरियस पर्पजेज सच एज रनिंग इलेक्ट्रिक मोटर, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू a bulb or a fan. The electric circuit consists of a key that acts as a switch which can be placed anywhere in the circuit which help to break off or to join on the circuit. तो इसमें सारा सर्किट से रिलेटेड दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑन की स्थिति में होता है तभी उसमें से करंट फ्लो करता है। तो क्वेश्चन है, अ क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। क्लोज पाथ क्या होता है, क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, तो क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं, जिसके अंदर स्विच होता है, बल्ब होता है, वायर हैं, बैटरी लगी होती है। व्हेन सर्किट इज कंप्लीट द बल्ब विल, अगर सर्किट कंप्लीट तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। नेक्स्ट है, स्विच इज अ डिवाइस विच हेल्प टू कंप्लीट द सर्किट व्हेन इन ऑन पोजीशन। स्विच कब काम करता है, जब वो ऑन पोजीशन में होता है। और में दिया गया है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें क्या आ जाएगा, बैटरी आ जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन आई इज अ यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर विच अनेबल अस टू सी द वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आई जो है वो हमारे लिए एक यूनिक गिफ्ट है जिससे हम पूरे संसार को देख पाते हैं। लाइट लुक्स लाइक वाइट, लाइट जो है वो वाइट दिखाई देती है, बट इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी कलर, लेकिन ये बहुत सारे कलर का मिक्सचर है विच इज़ ए नेचुरल फिनोमिना। आइरिस एंड प्यूपिल फाउंड इन ह्यूमन आई हेल्प टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स इन द आई। आइरिस और प्यूपिल जो है ह्यूमन आई में वो कंट्रोल करती हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगी। तो लाइट क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एनर्जी हो जाएगा।
iris present in eye control the amount of light. A will be the right answer. White light is a mixture of dash colors. तो white light जो है वो किस कलर्स का मिक्सचर है? तो वो किसका मिक्सचर है? 7 कलर्स का, जिसको हम किससे याद करते हैं? जिसको हम विबग्योर से याद करते हैं। क्लियर? विबग्योर से इसको हम लर्न करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन थर्ड का और ही, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वाइट लाइट। इसमें कौन सा जो है वाइट लाइट का पार्ट नहीं है? तो रेड, ग्रीन, वॉयलेट ये तीनों ही वाइट लाइट के पार्ट हैं। ब्लैक वो वाइट लाइट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और में दिया गया है, आवर आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। हम जो है बिना लाइट के किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर अवर आई। किसी भी चीज़ को हम कब देख पाते हैं? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंखों तक पहुँचती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। द लाइट बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सर्फेसिस। व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम एनी सर्फेस, इमेज इज फॉर्म्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी। तो लाइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करती है। सेकंड है, वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एंटर इन अवर आइज आफ्टर रिफ्लेक्शन। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस। ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और में दिया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। अब अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो आपके सामने प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आया हुआ है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप बाकी सब्जेक्ट के जो पेपर है वो भी देख सकते हो, साथ में आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।